गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अपने इस स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आपके सामने मैं विपिन सर आपके लिए एक बार फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूं। अर्थात आज इस वीडियो में जो आपको हम डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में डिस्कस करेंगे और लगभग अभी तक या सभी पाठों में अगर देखें तो इस बायोटेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपके बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं ना कहीं इसमें आपको 5 से 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो ये 5 से 7 नंबर अगर आप एकदम एग्जैक्ट लगाते हो तो ये इस नंबर में कहीं कटने की कोई गुंजाइश नहीं और ये नंबर सॉलिड नंबर के रूप में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, इसलिए लिखित में अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्टिव को भी सभी सही कर दिया जाए तो ये हमारा प्लस पॉइंट होता है और ये हमारा एक अच्छा स्कोरिंग नंबर होता है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी पढ़ना अति आवश्यक है। तो मैंने प्रयास किया है कि आप पे चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे लगभग सबको कवर किया जाए और कवर करके एक अच्छा सा वीडियो बनाया जाए और वीडियो आपके सामने ये प्रोवाइड किया जाए। तो उसी के क्रम में हम आज फिर से आप लोगों के सामने इस बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन अर्थात जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के अंतर्गत हम पहला वीडियो जो कि ऑब्जेक्टिव का है वो लेकर के आपके सामने आया हूँ। ठीक है, अब इसमें हम उन सभी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे करेंगे जो कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्ट बायोलॉजी में आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, और एक बात, अगर जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो बेटा, ये बोर्ड एग्जाम में फंसे या ना फंसे, फंसना तो तय ही है, लेकिन उसके अलावा भी जनरल नॉलेज के, जनरल अवेयरनेस के तौर पर भी ये आपके कहीं ना कहीं आगे कंपटीशन में भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको भी कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ये वीडियो सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और चैप्टर वही है जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के अंतर्गत हम पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर आपसे पूछेंगे। हर क्वेश्चन पर आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गाइस आज का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा अर्थात जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा किसका संश्लेषण नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि ऐसे चारों विकल्प में कौन से विकल्प हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जिनका हम जीनी इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम निर्माण नहीं करा सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन क्वेश्चन का जो आंसर है, चारों विकल्प है वो आपके सामने है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है एंजाइम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जीनी इंजीनियरिंग द्वारा किसका संश्लेषण नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, नहीं कराया जा सकता ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला है कार्बोहाइड्रेट। आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट क्या है। पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट पर कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या आप ये भी समझिए पृथ्वी पर जीवों के लिए ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, और ये रोटी और चावल के रूप में क्या होता है, प्राप्त होता है हमें, फल और चीनी और गुड़ के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का भी निर्माण कराया जा सकता है बायोटेक्नोलॉजी द्वारा जीन में हेरफेर करके, इसलिए यहाँ नहीं पूछ रहा तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, प्रोटीन भी उच्च अणुभार वाले जटिल नाइट्रोजन से बने हुए मुख्य रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, ये भी मुख्य रूप से दलहनी फसल, दाल में, दूध में पाए जाते हैं। तो इनका संश्लेषण भी कराया जा सकता है जीनी इंजीनियरिंग द्वारा। अगर आप बात करें एंजाइम की तो एंजाइम क्या है,
एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं गाइस, जीवों में बनने वाले क्या होते हैं, स्वतः उत्प्रेरक होते हैं, जो स्वतः जीवों कोशिका में ही बनते हैं, कहीं बाहर एंजाइम को बनाया नहीं जा सकता। अभी तक एंजाइम का निर्माण सिर्फ जीव शरीर जीव कोशिका में ही होता है, कहीं बाहर किसी कंपनी में किसी फैक्ट्री में जीनी इंजीनियरिंग द्वारा जैव टेक्नोलॉजी या कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो एंजाइम का निर्माण कर सके। ठीक है, तो जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा सिर्फ एंजाइम का निर्माण नहीं किया सकता है, अतः ये आपका क्या होगा, यही आंसर सही होगा। ठीक है, ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये गलत और ये गलत और ये आपका सही हो गया। ठीक है, इस पर तो कोई बात ही नहीं करनी है। ओके, ठीक है। आप जैसे मुंह में लार है, पेट में HCl अम्ल है, उसके अलावा भी बहुत सारे एंजाइम हैं, एमाइलेज है, ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है। ठीक है, ये सब एंजाइम आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, वहीं बनते हैं, वहीं काम करते हैं। इसे कहीं फैक्ट्री कंपनी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा भी नहीं बनाया सकता। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। ओके, अब दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किसी पदार्थ का संश्लेषण अर्थात निर्माण जीनी इंजीनियरिंग द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है, मतलब इनमें चारों में से कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका निर्माण बायोटेक्नोलॉजी अर्थात जैव प्रौद्योगिकी द्वारा फैक्ट्री में किया जा सकता है, कंपनी में किया जा सकता है। तो पहला है बेटा GTH। GTH का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन्स अर्थात मानव वृद्धि हार्मोन्स। ग्रोथ माने वृद्धि होती है। तो आपको पता है कि आपके मस्तिष्क में पिट्यूटरी नामक एक मटर के दाने के समान स्फिनाइड हड्डी के बीच में लटकी हुई एक छोटी सी संरचना है, ग्रंथि है, जो मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड कहलाती है। इसके दो भाग होते हैं, एडेनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस अर्थात अग्रभाग और पश्च भाग। तो उसी से द्वारा एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम GTH है, ग्रोथ हार्मोन। यह हार्मोन व्यक्ति के लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस GTH का निर्माण किया जा सकता है। और इंसुलिन मैंने पिछले वीडियो में बताया कि यह मानव के पैंक्रियाज ग्लैंड द्वारा स्रावित वह हार्मोन है जो अतिरिक्त ग्लूकोज को ब्लड से हटाकर लीवर में रख देता है, जिससे ब्लड का pH सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये इंसुलिन कभी कभी नेचुरल रूप से मानव बॉडी में बनना बंद हो जाता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज बढ़ जाता है और मानव में डायबिटीज या शुगर रोग हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल तरीके से rDNA का प्रयोग करके इंसुलिन बनाया गया है। इसलिए डायबिटीज रोगियों को यही इंसुलिन मार्केट मिलता है, उसको लेकर के इंजेक्शन के रूप में, टीके के रूप में दिया जाता है, जिससे उनके ब्लड का ग्लूकोज संतुलित रहता है और डायबिटीज से वो ठीक रहते हैं, संतुलित रहते हैं। ठीक है, तो इसे भी बनाया जा सकता है। ठीक है, GTH भी बनाएंगे, इंसुलिन भी बनाएंगे। अब इंटरफेरॉन क्या होता है ये देखिए। तो मैंने रोग वाले चैप्टर में बताया था, प्रतिरक्षा वाले में, कि जब कोई वायरस किसी कोशिका को संक्रमित करता है तो वे कोशिकाएं एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का स्रावण करती हैं जो आसपास के अन्य कोशिकाओं को अलर्ट कर देती हैं और आसपास की अन्य कोशिकाएं उस वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाती हैं, उनको संकेत मिल जाता है। ऐसे पदार्थ को इंटरफेरॉन कहते हैं गाइस। इस इंटरफेरॉन का निर्माण भी, ठीक है, जीनी इंजीनियरिंग द्वारा औद्योगिक स्तर किया सकता है। और ये चौथा सभी, यानी इसका भी किया, इसका भी निर्माण, इसका भी निर्माण, यानी ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये विकल्प आपका राइट होगा, सही होगा। ठीक है, दूसरा हो गया। अब हम तीसरे की बात करते हैं, बायोपायरेसी का संबंध किससे है। अभी आपने कल पढ़ा होगा, परसों वीडियो में पढ़ा होगा, नर्सों भी पढ़ा होगा कि बायोपायरेसी का संबंध किससे है। बायोपायरेसी का मतलब, तो यहाँ विकल्प है पारंपरिक ज्ञान से, जैव संसाधन से, जैव संसाधनों के उपयोग से, सभी से। तो हम आपसे कमेंट बॉक्स में उत्तर चाहेंगे। अगर आपको उत्तर आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर लिखिए, क्वेश्चन नंबर डालिए और इसका उत्तर लिखिएगा, हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें, तब हम चल रहे हैं उत्तर को बताने। ठीक है, सभी लोग दें उत्तर फटाफट, सभी लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला है पारंपरिक ज्ञान से, जैव संसाधन से। जैव संसाधन का मतलब क्या होता है, पारंपरिक ज्ञान का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी नॉलेज ज्ञान हमको किसी संसाधन के प्रति मिला है, वो पारंपरिक ज्ञान है। जैव संसाधन का मतलब क्या है, जैसे पेड़ पौधे, ठीक है, पानी, हवा, मिट्टी, खनिज मटेरियल, ये जैव संसाधन एक तरह से आ जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा है जैव संसाधन के उपयोग से और सभी से। तो बायोपायरेसी का संबंध बेटा यहाँ सभी से होगा, क्योंकि बायोपायरेसी में हमने आपको बताया था कि किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा
किसी देश के जैव संसाधनों का उपयोग बिना उसके क्षतिपूर्ति किए हुए या अनुमोदन के अगर किया जाता है तो उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं, अर्थात एक दस्युता, जैव दस्युता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकल्प होगा ये आपका राइट आंसर होगा सभी। ठीक है, अब इसी क्रम में हम फिर से बात करें, ट्रांसजेनिक पौधे उत्पन्न करने का संबंध है। ट्रांसजेनिक पौधे, पिछले वीडियो में ये भी आपने पढ़ा, ट्रांसजेनिक जीव क्या है, परजीवी जीव या परजीवी जंतु, परजीवी पौधे बताया कि ऐसे पौधे जिसमें किसी दूसरे का जीन इंटर किया गया हो उसे परजीवी पौधे क्या परजीवी जीव कहते हैं। ठीक है, तो इसका उत्पन्न करने का संबंध क्या है, ऐसे पौधे हम क्यों उत्पन्न करते हैं, तो इसमें पहला विकल्प आपका है नया प्रोटीन बनाना। ठीक है, उस पौधे में एक विशेष प्रकार के नए प्रोटीन बनाने के लिए हम उसमें हेर फेर करके हैं। दूसरा है खाद्य वैक्सीन बनाने के लिए। तीसरा है एंटीबायोटिक्स एंजाइम बनाने के लिए। और चौथा आपका है सभी। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक का संबंध इन सबसे है। फिर आप बात करते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी तकनीक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, मतलब ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं, फैक्टर 8, GTH, इंटरफेरॉन, सभी। पूछ रहा है कि इनमें से किसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन अलग था, ये देखो GTH, इंसुलिन, इंटरफेरॉन, सभी। क्वेश्चन अलग है मगर विकल्प वही है, तो यहाँ भी उसी का सेंस है। तो यहाँ भी आप समझ सकते हो कि जीनी इंजीनियरिंग द्वारा हम GTH तो उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इंटरफेरॉन भी उत्पन्न कर सकते हैं, यहाँ मैंने आपको बताया, और फैक्टर 8 भी उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात जीनी इंजीनियरिंग द्वारा इन सबका निर्माण हम कर सकते हैं, अर्थात ये विकल्प आपका क्या होगा, ज़्यादा सूटेबल होगा। ठीक है, कभी कभी बच्चे पहला विकल्प देखें, इनको सही लगा तो बस टिक करके आगे क्वेश्चन बढ़ गए, पूरा नहीं देखें, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, तो सभी वाला आंसर लगाइएगा, तो ये ज़्यादा सूटेबल होता है, यही सही माना जाता है। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट की बात करें। वर्ष दिया है यहाँ, वर्ष 1990 में ADA से पीड़ित 4 वर्षीय बालिका को कौन सी चिकित्सा दी गई। ठीक है, कह रहा है ADA सन 1990 में ADA एडिनोसिन। ठीक है, आप एक तरह से ADA क्या है मैंने बताया था, एडिनोसिन डाईएमेज नामक एक आनुवांशिक विकृति है, आनुवांशिक जीनों की गड़बड़ी से उत्पन्न एक रोग होता है। ठीक है, उस रोग से एक 4 वर्षीय बालिका पीड़ित थी। उस 4 वर्षीय बालिका को इस रोग से निजात दिलाने के लिए मैंने वीडियो में बताया था, एग्जाम्पल भी दिया था कि जीन चिकित्सा दी गई। कौन सी चिकित्सा दी गई, जीनी चिकित्सा दी गई। तो यहाँ पर दिया प्रतिरक्षा चिकित्सा दी गई, गलत। प्रतिरक्षा चिकित्सा किससे लिए, रोगों से लड़ने के लिए, चूंकि जो आनुवांशिक बीमारी है जीन की गड़बड़ी से है, उसके लिए प्रतिरक्षा चिकित्सा से कोई मतलब नहीं, उसके लिए तो जीन की गड़बड़ी है तो जीन चिकित्सा चाहिए ना। प्रतिरक्षा चिकित्सा उसके लिए देते हैं जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो, जैसे कोरोना का टीका लगा, पोलियो का टीका लगा और सब, तो ये प्रतिरक्षा चिकित्सा होती है। ठीक है, समझ में आई बात नहीं। दूसरा विकिरण चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, भाई ये तो कैंसर के उपचार में दिया जाता है। हमने पिछले वीडियो मानव स्वास्थ्य एवं रोग में बताया है कि कोशिकाओं की अनियमित वृद्धि को कैंसर कहते हैं, और इसी कैंसर को ठीक करने के लिए 2 तरह के इलाज हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। तो रेडियोथेरेपी माने विकिरण चिकित्सा, एक खास किस्म का रेडिएशन एक्स किरणें क्या करते हैं, कैंसर ग्रस्त ऊतकों पर डाल के उन्हें क्षतिग्रस्त या नष्ट करने का कार्य करते हैं। तो ये कैंसर के लिए दिया जाता है, ना कि किसी आनुवांशिक या ADA के लिए। ठीक है, तो ये विकल्प गलत है, ये भी गलत है। अब बात करते हैं जीन चिकित्सा, तो यही आपका क्या है, सही है। तो इस प्रकार की चिकित्सा को ही क्या करते हैं, ADA से पीड़ित 4 वर्षीय बालिका को दी गई, जिससे उसमें वो रोग का ठीक हो गया। रासायन चिकित्सा ये गलत है, कीमोथेरेपी, क्योंकि कीमोथेरेपी का मतलब होता है केमिकल द्वारा चिकित्सा, तो यहाँ पर कैंसर में कीमोथेरेपी दी जाती है, ना कि ADA में। ठीक है, तो ये विकल्प गलत है, तो आपका आंसर सही होगा जीनी चिकित्सा अर्थात जीन थेरेपी, विथ एग्जाम्पल हमने इसको वीडियो में दिया है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम बात करते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे यहाँ दिख रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो चलिए, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आपको कम मिल रही हो तो आपके वीडियो कोने पर 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पर क्लिक करिए, वीडियो क्वालिटी वहाँ से अपडेट कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, 480 720 कर लीजिए, वीडियो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान दीजिए। एक विदेशी कंपनी द्वारा, ठीक है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या विदेशी कंपनी है, ठीक है, द्वारा
चावल की एक नई किस्म का पेटेंट किया गया। ठीक है, एक विदेशी कंपनी है, मतलब इंडियन नहीं है, उसने एक चावल का पेटेंट कराया। ठीक है, पेटेंट मतलब एकाधिकार प्राप्त किया कि इसे हम ही बेचेंगे, हम ही ने खोजा है। ठीक है, तो वही पेटेंट किया। यद्यपि ऐसी किस्में पहले से भारत में विद्यमान हैं जो संबंधित हैं। तो अगर आपने मेरी पिछले वीडियो देखी है तो आई होप कि आप इसका आंसर ज़रूर देंगे, क्योंकि मैंने पेटेंट वाले हेडिंग में बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर किया था कि कौन सी चीज़ और कौन सी कंपनी ने किस प्रकार की किस्म का पेटेंट करा जो भारत में पहले से उपस्थित है। इस बात का आंसर आपसे हम चाहेंगे और कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। हम आपको 5 सेकंड देते हैं और 5 सेकंड में आप इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेर मरेज, सरवती सुनारा, CO 667 और बासमती, ये 4 ऑब्जेक्टिव हैं। चारों ऑब्जेक्टिव को पढ़िए और पढ़ करके अगर आपने वीडियो को देखा है, अगर ईमानदारी से आप वीडियो पढ़कर मेहनत कर रहे हैं परीक्षा के लिए, तो निश्चित ही आंसर देंगे। हम 5 सेकंड का टाइम देते हैं, टाइम शुरू होता है और 5 सेकंड में आप आंसर को चेक बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, 5 सेकंड का टाइम है, देख लीजिए आप लोग। हो गया, समय समाप्त हो गया। आई होप कि आपने आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। अभी हम देखें कमेंट बॉक्स में किसका आंसर क्या आता है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, उस कंपनी का नाम, पहली चीज़ तो अमेरिकी कंपनी है, बता रहे हैं हम। ठीक है, अब कुछ याद आया होगा, अमेरिकी कंपनी है। ठीक है, उसने चावल की एक नई किस्म, अब आप बताओ कि पेटेंट कराया जिसमें पहले से भारत में विद्यमान है, तो इसका आंसर है बासमती। बासमती जो चावल है, ठीक है, इसी की कंपनी, अमेरिकी की कंपनी ने इस बासमती चावल को अपने यहाँ पेटेंट करा लिया। ठीक है, ये कह के कि ये मेरे यहाँ का प्रोडक्ट है, इसे हमने खोजा है, इस पर मेरा अधिकार होना चाहिए व्यवसायीकरण का। लेकिन जबकि भारत के आदि अनादिकाल, जब अमेरिका नामक देश की कोई उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब से हमारे यहाँ जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इस चावल का जिक्र कई बार किया गया है। इसका मतलब है भारत में ये चावल पहले से ही विद्यमान है, इसलिए भारत को चाहिए था कि अपना पेटेंट करा ले। लेकिन ये हमारे कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी, हमारी सफलता थी कि जिसका पेटेंट अमेरिकन कंपनी ने करा लिया अपने नाम। ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो होना चाहिए बेटा, ये बासमती चावल ये होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर सब क्या है, रॉन्ग है, ये आंसर गलत है। ओके, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर हम चले तो ये भी क्वेश्चन आपको दिया गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों, संगठनों द्वारा बिना अनुमति से उस देश की जैव संसाधनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। आप फिर से आपको 5 सेकंड दे रहे हैं। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा रखा है कि अगर बिना, मैंने ये एग्जांपल भी दिया था, अगर आपका कोई मान लीजिए बाग है या कोई संसाधन है और कोई व्यक्ति या कोई कंपनी बिना आपके इजाज़त के, बिना आपको छूट दिए हुए अगर आपसे आपके संसाधन का प्रयोग करती है, तो ये घटना क्या कहलाती है, मैंने आपको बताया वीडियो में। तो टाइम शुरू होता है, 5 सेकंड देते, कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर दीजिए। यदि ईमानदारी से आप वीडियो पढ़ रहे हो तो पक्का इसका आंसर देंगे, आई होप। फिर 5 सेकंड का टाइम शुरू होता है, फिर आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आंसर क्या दिया आपने, कमेंट बॉक्स में दे दिया होगा। तो बेटा जैव अपघटन कहलाता है, ये गलत है। जैव दस्युता कहलाता है, ये सही है। जैव उल्लंघन नहीं, जैव शोषण नहीं। जैव दस्युता नहीं पकड़ पाए होगे तो मैंने हेडिंग में बायोपायरेसी बार बार कहा है। बायोपायरेसी टर्म ऑफ इंग्लिश वर्ड, बट इसका इंग्लिश टर्म के बजाय अगर हिंदी देखें जैव दस्युता होती है, या बायोपायरेसी के लिए या जैव दस्युता, दोनों मतलब एक ही है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है, राइट। ठीक है, फिर से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, इस क्वेश्चन को शायद नहीं पढ़ा होगा तो हम बता रहे हैं कि पॉलीब्लेंड पुनर्चक्रित रूपांतरित प्लास्टिक का महीन पाउडर है। यानी प्लास्टिक का एक महीन पाउडर है जो पॉलीब्लेंड और पुनर्चक्रित रूपांतरित है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है पूछ रहा है। प्लास्टिक थैली बनाने में,
उर्वरक बनाने में, सड़क बनाने में, नलियां या पाइप बनाने में किया जाता है। तो ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो इसका भी आंसर आप दीजिए, 5 सेकंड आपको देते हैं, ठीक है। फिर हम आपके आंसर पे चलते हैं। तो आई होप अगर आपको आ रहा होगा तो आप बताए होंगे। फिलहाल इस टाइप का क्वेश्चन कहीं मिला नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन आना भी नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं सड़क निर्माण करने में किया जाता है। फॉरेन में, विदेशों में इस पॉलीब्लेड पुनर्चक्रित रूपांतरित प्लास्टिक पाउडर का प्रयोग, ठीक है, सड़कें बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर गलत है और ये गलत है और ये गलत है, तो आपका आंसर राइट होगा सड़क निर्माण में, फॉर्मेशन ऑफ रोड बिल्डिंग्स करने में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। अब हम बात करते हैं फिर से कि जैव अणुओं के एक मिश्रण में, ठीक है, जैव अणुओं के एक मिश्रण में किससे उपचार करके डीएनए अवक्षेप को प्राप्त किया जा सकता है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। जैव अणु का मतलब क्या होता है पता है? जीवों के अंदर जो अणु हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या डीएनए, आरएनए ना, गुणसूत्र, न्यूक्लिक अम्ल, ये सब क्या है? जैव अणु होते हैं। तो इन सब का मान लीजिए मिश्रण है, कई जैव अणु मिले हैं। अब उनमें से हमको डीएनए अलग करना है, तो निम्न विकल्प दिया है, किसका प्रयोग करके हम उसमें से डीएनए को सेपरेट करेंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे कि जैव अणुओं के एक मिश्रण में किससे उपचार करके, ठीक है, डीएनए अवक्षेप को प्राप्त किया जा सकता है। तो क्वेश्चन दिया है आइसोप्रोपेनॉल से, गलत है, ठीक है। शीतित एथेनॉल से, ये ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन क्या आंसर सही है। बाकी मेथेनॉल और क्लोरोफॉर्म, शीतित क्लोरोफॉर्म गलत है, ठीक है। तो शीतित एथेनॉल अर्थात कोल्ड C2H5OH एथिल अल्कोहल जिसे कहते हो, उसी का आईयूपीएसी नाम एथेनॉल है। उसी का प्रयोग करके हम बहुत सारे जैव अणु मिले हैं, उनको उससे डीएनए को हम अलग करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया गाइज? क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। फिर से बात करें अगर हम, तो दिया है क्वेश्चन आपका है गोलाब, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? गोलाब शलभ क्रीम में, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? क्रीम है, में बीटी आबिश को सक्रिय करने के लिए, ठीक है, बीटी मतलब बैसिलस थ्रुएंजेसिस जीवाणु। तो गोलाब शलभ क्रीम में बीटी आबिश को सक्रिय करने के लिए प्रोटॉक्सिन की सक्रियता किससे प्रेरित होती है, ठीक है। जो बीटी आबिश निष्क्रिय होता है बैसिलस थ्रुएंजेसिस जीवाणु में, उसी सक्रिय करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑब्जेक्टिव सही है। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, 1 सेकंड का टाइम देते हैं, 2 सेकंड का आप देखकर बताइए, ठीक है। फटाफट पढ़ें, अगर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देख लिया होगा आप लोगों ने। तो बेटा पहला विकल्प है शरीर का तापमान, इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये क्वेश्चन गलत। फिर दूसरा है मध्य आंत की नमी वाली सतह, ये भी आपका गलत है, ठीक है। फिर आता है आंत का पीएच, तो ये आपका सही है। अमाशय का पीएच गलत है, क्यों? क्योंकि बीटी आबिश को सक्रिय करने के लिए क्षारीय माध्यम चाहिए, और आंत में भोजन क्षारीय माध्यम, आंत का पीएच क्षारीय होता है, जबकि पेट का अम्लीय होता है। इसलिए अमाशय का पीएच, अमाशय मैंने पेट, गलत होगा, और आंत का पीएच क्या होगा? इस करेक्ट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ओके। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। एक और आपका भी क्वेश्चन यहाँ पर है कि गोल्डन राइस के विषय में कौन सा कथन सही है। गोल्डन राइस का नाम सबने सुना होगा, मैंने पीछे आपको बताया था, सुपर राइस, गोल्डन राइस, ठीक है, सुनहला चावल, ब्लैक राइस भी होता है। इस प्रकार के राइस का निर्माण जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग द्वारा क्या किया गया? बनाया गया है, ठीक है। ये इसमें पोषक तत्व बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, और ये बहुत कॉस्टली मार्केट में भी मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन है गोल्डन राइस के विषय में कौन सा कथन सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो गोल्डन राइस के विकल्प कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला है कि गोल्डन राइस में डायडोफिल जीन वाला विटामिन ए प्रचुरित है। विटामिन ए क्या है? प्रचुरित है, यानी प्रचुर मात्रा में है।
यह बीटी जीन वाला पीड़क प्रतिरोधी है, ये गलत है क्योंकि गोल्डन राइस पीड़क प्रतिरोधी बीटी फसल नहीं है, ठीक है। फिर एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के उपरोक्त से विकसित की गई, ये भी गलत है। चावल की एक खास किस्म की जीन निमेशन के कारण इसके दाने पीले हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। क्यों? गोल्डन राइस, गोल्डन पीले कलर का होता है सोना, तो ये चावल दिखने में भी वैसा होता है। इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होती है, इसलिए इसका उपयोग विटामिन ए की पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक है। जो कि डायडोफिल जीन को डाल करके विटामिन ए का संश्लेषण किया गया, ठीक है। डायडोफिल एक बाहरी जीन है, इसको क्या किया गया, निकाल कर इस चावल में डाल करके यह जीन इस चावल में विटामिन ए का संश्लेषण प्रचुर मात्रा में करता है। तो ये आपका विकल्प आपका ये सही है, डायडोफिल जीन वाला विटामिन ए मात्रा में क्या है, प्रचुरित है। ये विकल्प आपका क्या होगा गाइस, सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग का चैप्टर खत्म होता है। इसके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ, हेडिंग्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, चैनल को अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू।